अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू होती है। मसाइल के हवाले से ख़ास तौर पर प्रोग्राम में बात करते हैं। समाजी मसाइल हों, माशरती मसाइल हों या मौशी मसाइल, तमाम ही मामलात ज़ेर बहस आते हैं। और ख़ास तौर पर कोशिश हमारी हमेशा से ये रही है कि आपकी सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जा सके। इसी मुनासबत से बहुत सारे हमारे स्केजुअल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिनसे वक्तन फ़वक्तन आपकी बीमारियों के हवाले से और सेहत के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है। वो आज सिलसिला दूसरे हाफ में यकीनन जारी रहेगा, लेकिन कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त जो मौशी मसाइल और माशरती मसाइल जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, उसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जा सके। बहरहाल जी, कोरोना वायरस की वजह से एक दफ़ा फिर खदशात बढ़ रहे हैं, ख़तरात में इजाफा हो रहा है। और बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ेगा कि पहले और दूसरी जो इसकी एक वेव आई थी उसमें बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हम समझने से कासिर हैं कि इसमें एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इलाज कोरोना वायरस का कोई बाज़ाब्ता अभी तक दरियाफ़्त नहीं हो सका है। वैक्सीनेशन के हवाले से मामला चल रहे हैं, उसके ऊपर भी प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हो रही है, लेकिन इसमें एहतियात जो है वो ज़रूरी है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है और एहतियात अब पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। यानी पहली दफ़ा जो नुकसानात हुए, उसके बाद एक दूसरी वेव आई, उसमें नुकसानात का सिलसिला जो है वो नहीं रुक सका, और अब तीसरी वेव के बारे में ये बताया जाता है कि पहले से ज़्यादा इसमें नुकसानात मुतवक्के हैं। तो इसमें एहतियात हमें रखनी होगी। अब तक तो यकीनन समझ आ चुका होगा, और अगर नहीं आया तो फिर ये दोहरा दें कि इसमें समाजी फ़ासला रखने की ज़रूरत है, हाथों को धोने की ज़रूरत है बार बार। और ये है कि ये जो इस वक्त मेल जोल और जिस तरह की जो सोशल और पब्लिक गैदरिंग्स हो रही हैं, इससे थोड़ा सा इज्तनाब करने की ज़रूरत है ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। और ये इस वक्त जो है, जैसे मैंने कहा कि खदशात इस वक्त बढ़ रहे हैं, और तालीमी इदारों के हवाले से भी जैसे कल सवालात मौसूल हो रहे थे कि क्या इसका फ़ैसला होगा, तो आज इसका फ़ैसला मुतवक्के है कि आया तालीमी इदारों को जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं जारी रखी जाएँ या बंद कर दी जाएँ, ये तमाम मामला जो है वो आज तय कर लिए जाएंगे। लेकिन अगर खुदा न करे इसको बंद करने की नौबत आती है तो फिर एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। तो इसको समझने की ज़रूरत है। इसी मुनासबत से और दीगर मामलात पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में आज तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे आज तमाम मामलात पर बात करेंगे। ख़ास तौर पर ये जो कोरोना वायरस की वजह से नुकसानात हो रहे हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये वो तमाम चीज़ें जो आज ज़ेर बहस आएंगी। सबसे पहले मौजूद मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड बशीर साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, जो कि प्रेसिडेंट हैं ब्रिगेडियर बशीर फाउंडेशन के। उनको मैं आज इस नशिस्त में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरी हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं, बड़ी आम शख्सियत हैं, फुरकान मुग़ल आपका नाम है, यंग एक्टिविस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और ख़ास तौर पे बिज़नेस के अंदर जो है वो अभी एंट्री ली है, काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा। हुसैन लाखानी फिलिंग स्टेशन उसके ओनर भी हैं, और इस तरह और बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर भी एक्सपोजर ले रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, यंगस्टर जो वो आगे आ रहे हैं। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं फुरकान मुग़ल, उनको हम खुशामदीद देंगे। बहुत शुक्रिया फुरकान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो ज़रा कोरोना वायरस के हवाले से, जैसे मैंने अभी एक बड़ी लंबी तमहीद बांधी कि अब तक समझ आ जानी चाहिए कि ये ख़तरा जो है वो कितना संगीन है, लेकिन हमें बात जो है शायद थोड़ी देर से समझ में आती है। कोशिश बहरहाल हमारी रही, लेकिन जो कुछ हुआ वो किसी भी मुल्क के लिए, बड़ी इकॉनमीज़ आपने देखी, बुरी तरह उनको झटका लगा। हमारे जैसे मुल्क के लिए, गरीब मुल्क के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर इस तरह की सूरत हाल हो। तो बहरहाल इससे अब कैसे बचा जा सकता है, और अगर जैसे मैंने कहा कि खुदा ना करे अगर इसमें लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल होती हैं, तो फिर नुकसानात पहले से ज़्यादा हो सकते हैं। अब इस बारे में क्या राय रखते हैं, मैं चाहता हूँ सबसे पहले इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए। जो पहली वेव आई थी उसमें हम लॉकडाउन में गए थे, और उस लॉकडाउन में जो नुकसानात हुए, जो लोगों का रोज़गार बंद हुआ, फैक्ट्रियां बंद हुई, कारोबार बंद हुए, उसके इफ़ेक्ट्स साल हो गया है, हम उससे निकल नहीं पाए हैं। हमारी कमज़ोरी ये है कि हम किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेते। हमें चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, दूसरे लोगों को चाहिए कि जो वेव पहली आई थी उसको हमने देख लिया था कि उसके नुकसानात क्या हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें चाहिए कि जो ये तीसरी वेव आई है, अगर इसमें हम लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो तबाही की तरफ जाएंगे। इसलिए कि पहले ही लोग उस इफेक्ट से नहीं निकले, और अगर दोबारा जाते हैं तो हमारे लिए बहुत मुसीबतें आएंगी। इस वेव में ज़्यादा नुकसानात होने का ख़तरा है, इसलिए
कि जो पहली वेव थी उसमें हम टेस्ट करते थे, जिसको PCR टेस्ट कहते हैं। हम कहते थे जी अगर अलामात हैं कोई आपकी तो आप टेस्ट कराइए। वो टेस्ट पॉजिटिव आता था और उसमें फाल्स नेगेटिव और फाल्स पॉजिटिव बहुत कम रेशो था। ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक शख्स इन्फेक्टेड होता है, हम उसका PCR करते हैं, वो नेगेटिव होता है। ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि आप इन्फेक्टेड हैं और आपका टेस्ट जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब कि आप घूमते रहेंगे और लोगों को आप इन्फेक्ट करते रहेंगे। ऐसा ही। ये ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें वज़ीरों कबीरों को छोड़कर जो टेक्निकल लोग हैं, जो वायरोलॉजिस्ट हैं, हमारे पाकिस्तान में बहुत नामवर वायरोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, उनको टीवी पे लाएं, उनसे लोगों को ब्रीफिंग दिलवाएं और उनसे ही एजुकेट करके लोगों को जो हदायत देनी है उनके ज़रिए दें ताकि लोगों पे असर हो। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो करके भी दिखाएं। अगर मैं एक बात कहता हूं और मैं खुद नहीं करता तो उसका असर ज़ायल हो जाता है। ऐसा ही है। आप यकीन कीजिए कि मैं पिछले 1 साल से किसी फंक्शन में नहीं गया, किसी जनाजे में नहीं गया, किसी शादी में नहीं गया। दुख भी होता है लेकिन चूंकि मैं लोगों से ये कहता हूं कि आप डिस्टेंसिंग रखें, आप मास्क पहने, हाथ धोएं, गैदरिंग्स पे ना जाएं, कहीं मेरा दिल भी चाहता है, बहुत क्लोज रिलेशन होता है, तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं जाता कि जो मैं ज़ुबान से कहता हूँ करके भी तो दिखाएं। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। आप देखिए गवर्नमेंट के इदारों को देखिए, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देखिए, आप अपोजिशन के लीडर्स को देखिए कि कहते तो हैं कि जी आप मास्क पहने, आप डिस्टेंसिंग रखें, आप गैदरिंग इकट्ठी ना करें, लेकिन प्रैक्टिकली वो खुद रोल मॉडल है कि कोई बात नहीं है, मास्क पहनने से कुछ नहीं होता। हमारे जितने भी हाई ऑफिशियल्स हैं मास्क नहीं पहनते। और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर जो सोसाइटी के अंदर हैं, वो अगले दिन भी ये बात हो रही थी, वो यही लोग हैं। अगर वो कोई काम करते हैं तो उनके फॉलोअर्स उनको फॉलो करेंगे यकीनन, लेकिन जब वही लोगों को सोशल गैदरिंग्स की तरफ लेकर आएंगे, जलसे जुलूस करेंगे, ये बड़ा एक मसला रहा है बीच में। अभी आपने रिसेंट टाइम्स में देखा होगा कि वो सियासी गैदरिंग्स भी हो रही हैं, लोगों को जमा भी किया जा रहा है। तो ये बड़ा अफसोस होता है कि जो लीडर्स हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों, वो अगर इस सिलसिले में काम नहीं करेंगे, और उसको उन्होंने यकसर मुस्तरद किया। गैदरिंग्स में आप देखें लोगों ने हज़ारों की तादाद में जो है वो शिरकत की, तो वो रोक सकते थे, लेकिन ये बड़ा मसला है। जी, लोगों से यही कहते हैं कि जो अपने लीडर्स हैं हम उनको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि लोग आपको फॉलो करते हैं, जो आप करते हैं लोग वही करते हैं। तो प्लीज़ आप करके दिखाइए ना कि कोरोना से बचाव का ये तरीका है। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी और अपोजिशन लीडर से भी कि आप करके दिखाइए। एक और बात जी, हमारे चूँकि हम मुसलमान हैं और मस्जिद से आवाज़ जाती है तो उसका बड़ा असर होता है। बहुत अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो मजहबी लीडर हैं उनको ऑन बोर्ड लें। ठीक है। और मस्जिद से ऐलान करें कि जो नमाज पढ़ने आएगा वो मास्क में नहीं होगा तो हम मस्जिद में नहीं आने देंगे। आप देखिए इसका सोसाइटी पे बहुत असर पड़ेगा। मजहबी लीडरों को चाहिए कि आगे आएँ, वो समझते हैं, उनको पता है कि ये एहतियात ज़रूरी है, लेकिन ज़ुबान से भी कहें ना, लोगों को एजुकेट करें, उनका बहुत असर होगा। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस सोसाइटी की इस सेगमेंट को भी ऑन बोर्ड लें। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि अभी तक ये चीज़ देखने में नहीं आई। मैं अपना जो एक्सपीरियंस रहा, मैं शायद हो सकता है इसमें ठीक ना भी हूँ, लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मसाजिद के ज़रिए लोगों में ज़्यादा बेहतर तौर पर अवेयरनेस जो है वो पहुँचाई जा सकती है, लेकिन उसको वहाँ पे भी नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से नुकसानात हुए। लेकिन अब ये एक बड़ी लंबी बहस पाकिस्तान में, आपको पता है कि मौजूद इतना हसास हो चुका है कि इसके ऊपर एक बहस जो है वो शुरू हो जाती है। एनीहाउ, ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइए कि ये सोशल वेलफेयर का काम कैसे आगाज़ हुआ, और फिर कोरोना में हमने देखा कि बहुत सारी जो NGOs हैं उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर काम किया। अच्छा, एक बड़ी हैरानकुन बात है कि हमने बड़े फ्रीक्वेंटली ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ किए जो इस तरह के काम कर रहे थे। एक डाटा का एक बड़ा मसला आया कि आपके पास सही डाटा किसी के पास नहीं था कि अगर कोई इलाका है, कोई आबादी है, तो वहाँ पे कितने लोग आबाद हैं। जब ये तमाम चीज़ें आपके पास नहीं होंगी तो आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर जो है ज़रूरियात क्या हैं। अगर वहाँ पे वैक्सीनेशन का लेट्स से अगर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे कितने लोग हैं जिनको वैक्सीन लगाई जाएगी, इन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन ये प्राइवेट NGOs वालों के पास सारी चीज़ों का रिकॉर्ड था। ये कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लोगों के दिल में डर है कोरोना, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को कि जो मुझे फ़ोन करते थे, चूँकि मैंने अनाउंस किया था कि जी जो भी बीमार हैं वो हमसे दवाई फ्री ले लें, पूरे पाकिस्तान में हमने किया, तो लोग हमें फ़ोन करते थे।
तो मैं उनसे कहता था कि आप तो बहुत सारे एंटाइटल लोग जो दवाई गवर्नमेंट के इदारों से ले सकते हैं कि भाई आप वहाँ से मेडिसिन ले लें, तो ये तो हम गरीबों को दे रहे हैं जो नहीं खरीद सकते। तो वो कहते नहीं जी, हमें वो बंद कर देते हैं, हमारे घर पे पुलिस आ जाती है, अनाउंस करते हैं कि इस घर में कोरोना की, ये स्टिग्मा बन गया था सोसाइटी में। तो मैं अस्करी 4 में रहता हूँ कराची में, वहाँ एक स्ट्रीट में एक घर में इन्फेक्शन हुआ, तो पूरी कॉलोनी में ऐसा हुआ कि जैसे इस घर ने को गुनाह किया है। मैंने अनाउंस किया, अपनी मिसेस को साथ लेके हम बाहर निकले कि भाई ये बीमार हैं, इनको एक बीमारी है और हमने उनको आइसोलेट किया है, तो आप इनसे नफरत थोड़ी करनी है हमने, बल्कि हमें चाहिए कि उस मरीज की हिम्मत बढ़ाए। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि अनाउंस करती है, लोग फिर अवॉइड करते हैं ये बताने में कि हम चुपचाप टेस्ट कराने भी नहीं जाते, चुपचाप दवाई खाना शुरू करते हैं और घर में बंद हो जाते हैं और बताते नहीं हैं। अगर कोई बताएगा नहीं तो फिर तो डाटा जमा नहीं होगा। एनजीओ के पास डाटा इसलिए है कि एनजीओ खामोशी से काम करते हैं, उनका एक वॉलंटियर काम है, लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं, वो लिख लेते हैं कि जी हमारे पास आज 10 पेशेंट आए। मेरे पास अपना डाटा है कि मुझसे कितने लोग मेरी दवाई लेने आए हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि जी आपने गवर्नमेंट के इदारे को बताया कि नहीं जी, हमें उनसे डर लगता है, वो हमें बदनाम करते हैं, हाउस अरेस्ट हो जाएंगे, हमें बाहर नहीं निकलने देंगे। मैं हैरान होता हूँ कि अगर आप किसी के घर पे पुलिस लगा दें, बाहर ना निकलने दें, अंदर 4 लोग जो हैं वो बीमार हैं, खाएंगे कहाँ से? ऐसा ही अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी कहाँ से पूरी करेंगे? अगर गवर्नमेंट ये अनाउंस करे कि हम आपके लिए हैं, अगर आप बीमार हैं तो हमें बताएं, हम आपको मेडिसिन भी पहुँचाएंगे, हम खाना भी पहुँचाएंगे, उसके बाद डाटा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह ये वैक्सीन का है कि अगर अब वैक्सीन का तो खैर डाटा है, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें वैक्सीन डोनेशन में मिल गई है, तो वो लग रही है। अब वैक्सीन जो ख़रीदारी शुरू होगी तो उसमें पता चलेगा, क्योंकि पहले एंटीवायरल मेडिसिन जो थी रेमडेसिविर और एक्टिमा, मतलब उसका जो हाल हुआ आपने देख लिया। वो तो हम निकले थे जहाद पे कि भाई ये 2000 वाला इंजेक्शन 16,000 का ना ब्लैक करें, ना बेचें, तो कहीं जाके लोग रुके, वरना हम तो लाशों पे बिजनेस करते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लेकिन हकीकत यही है। जो कुछ होता रहा, जिस तरह अद्वियात जो इससे रिलेटेड थी, अचानक से उनकी प्राइसेस में बेपनाह इजाफा हुआ और फिर कोई कंट्रोल उसके ऊपर नहीं था। ये भी बड़ी हैरानकुन बात थी कि यहाँ पर इतनी सारी अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइसेस को है वो कंट्रोल नहीं किया गया। ये जो बड़ी तेज़ी से जो इसमें हाइक हुई है, बहरहाल जी ये सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये आपने तस्करा इसका कर ही दिया, चलें इस मौजू को भी छेड़ देते हैं। जो निजी जो कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, हमारे एक दोस्त हैं, जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, जब आपकी डिमांड ज़्यादा हो, आपकी क्योंकि पॉपुलेशन है दुनिया के दूसरे ममालिक से बहुत ज़्यादा है, तो आपको फिर ये रास्ता शायद इख्तियार करना पड़े। लेकिन उसमें क्या हुआ वो आपके सामने, कुछ देर पहले ख़बर हम दिखा रहे थे कि वो प्राइसेस के ऊपर वो जो है वो एग्री नहीं हो रही जो कंपनी जिसने इंपोर्ट किया, और वो यह भी कुछ देर पहले स्टेटमेंट आ गई थी कि वो जी पूरी कंसाइनमेंट जो है वो वापस कर दी जाएगी। फरमाइए। मेरा ख्याल आपका नॉलेज तो जनरल नॉलेज है मुझसे ज़्यादा होगा। आप बताइए मुझे कि पूरी दुनिया में कौन सा पहला मुल्क है जिसने निजी कंपनियों को ये वैक्सीन इंपोर्ट करके बेचने की इजाज़त दी है? वी आर द फर्स्ट वन। कम से कम ऐसा तो है कि पाकिस्तान दुनिया में ये पहला मुल्क तो बना कि हम अब वैक्सीन मंगवाएंगे। इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग, इसको कैसे समझा जाए? क्योंकि जैसे ही ये बात फ्लोट हुई थी तो लोगों के कंसर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि यहाँ पर अगर ख़ासतौर पे इस तरह की सिचुएशन, लेट्स से जैसे मास्क का एक इशू हुआ, अगर ये लोकली प्रोड्यूस कर रहे होते तो चले ठीक है, पता होता कि ये हमारी डिमांड को समझते हुए हम मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। लेकिन जब हम इंपोर्ट का रास्ता इख्तियार करते हैं तो फिर हाल वही होना है जैसे हम गंदम में, फर्टिलाइज़र में और दीगर मामलात में होते हैं। तो वो तो लोगों के लिए बड़ी सीरियस एक वो बन गई थी, परेशानी का बायस बन गए थे। लोग कॉल्स कर रहे थे कि अगर सारा का सारा स्टेक अगर उनके पास चला गया और गवर्नमेंट ने अगर हाथ वो कर लिया तो लोग ही सवाल करते हैं। फर्स्ट वेव में तो यही हुआ था कि हमने जब जैसे डॉक्टर्स ने अनाउंस किया कि जी आप मास्क पहने, मेरा बिजनेस भी है मास्क का, तो मैं या आप यकीन कीजिए कि 1 रुपये 10 पैसे का हम आर्मी को, फोर्सेस को हम सप्लाई करते हैं ये मास्क, और उसके बाद आपने देखा कि 50 रुपये का भी गया। ऐसा ही है सारा करके जैसे लोगों को पता चला कि जी मास्क पहनना ज़रूरी है बचाव के लिए, तो मास्क गायब हो गया। और उसके बाद फिर
मर्जी थी। मैंने शुरू में सजेशन दी थी कि जब आपने ये अनाउंस किया कि जब मास्क आपने ज़रूर पहना, तो जितना मार्केट में स्टॉक है उसको ड्रग इंस्पेक्टर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसको होल्ड कर ले, और इम्पोर्टर हो या मैन्युफैक्चरर हो उनको बता दे कि जो आपकी प्राइस है वो गवर्नमेंट देगी, और उसके बाद प्राइस कंट्रोल रहेगी। गवर्नमेंट इस पर तवज्जो ही नहीं देती। वो कहती है जी आप अपने आन पे हैं और जो मर्जी कर लें, और हम ये सोचते हैं कि चूंकि अब इस चीज़ की ज़रूरत है तो अब जितनी मर्जी इसकी कीमत बढ़ा दें, और हमने वो कीमत बढ़ाई। उसके अलावा है कि जब फर्स्ट वेव आई थी तो उसमें लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा डर था। मतलब आप देखें ना कि फर्स्ट वेव आई थी तो लोग डरे हुए थे कि इन्फेक्शन हो जाएगा। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से और बाकी लोगों के जलसों जुलूसों से वो डर आस्ता आस्ता निकल गया। जब 50 रुपए का मास्क था तो हम खरीद के पहन रहे थे। अब आपको ये मास्क, सर्जिकल मास्क जो है, ये आप जो पहनते हैं ये 1.5 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन हम नहीं पहनते। आप यकीन कीजिए कि 1.5 रुपए का एक मास्क है, तो आपका टोटल अगर रोज़ आप एक ख़रीद के पहनते हैं तो आपका 45 रुपीज़ महीने में लगेंगे। तो क्या हम 45 रुपीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते? अब हमें चाहिए कि हम मास्क पहने, और अगर गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करना चाहे तो कर सकती है। आप अनाउंस कर दें कि सड़क पे वो शख्स आएगा जिसने मास्क पहना होगा, और ना आने दें। शॉपिंग सेंटर बंद ना करें, मैं कहता हूँ बंद ना करें, उसकी एंट्रेंस एक कर दें, और उस एक एंट्रेंस पे आप ये कह दें कि जो मास्क पहन के आएगा वो अंदर चला जाए और ना हो। इसी तरह मस्जिद कर दें, इसी तरह स्कूल के बच्चों के लिए कर दें कि जी डिस्टेंसिंग तो ज़ाहिर आपने डिसाइड करनी है कि बच्चे को 8 फुट पे बिठाना है, कितना दूर बिठाना है, लेकिन आप ये कह दें कि जी अब अफोर्डेबल है, अब अफोर्डेबल है। दूसरा ये है कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जब हम पे मुश्किल वक्त आता है तो जो बड़े बिजनेसमैन हैं पाकिस्तान के वो चुप हो जाते हैं, ऐसा ही खामोशी से बैठते हैं, और छोटे छोटे बिजनेसमैन जो मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा कमाई नहीं है, जो तनख्वाहदार तबका है, वो इतना जोशो खरोश में बाहर निकलता है और काम वही करते हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारी सोसाइटी इन्हीं वॉलंटियर्स की वजह से और इन जोशीले लोगों की वजह से बची हुई है। बाकी बड़े बिजनेसमैन को चाहिए कि वो आगे आए। वैक्सीन गलत डिसीजन है ये, ठीक, मेरी अपनी राय है, मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हूँ, ये गलत डिसीजन है। इसलिए कि आप सोचें कि अगर वैक्सीन की डोज की कीमत 8,500 रुपये रखी जाएगी, तो उसके बाद 8,500 रुपये तो सिर्फ आपने पे करना है, उसके बाद आपने आना है, जाना है, आपको बुखार हो जाता है, उसके लिए मेडिसिन लेनी है। तो ये गवर्नमेंट का गलत डिसीजन है, इस पे बिजनेस नहीं होना चाहिए था। आप अपील करें नेशनल लेवल पे डोनर्स को कि आप डोनेशन दें। हम अच्छी एनजीओस, पाकिस्तान में इतने अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं, वॉलंटियर काम कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हो सकता है कि कोई कहे कि जी प्रमोट किया जा रहा है, तो लेकिन लोगों को पता है कि कितने बड़े नाम हैं पाकिस्तान में जो अल्लाह वास्ते काम करते हैं। आप उनको आगे लाएं, डोनर्स को आगे लाएं, और वैक्सीन कुछ आपको डोनेशन मिल रही है और कुछ आप डोनेशन जनरेट करें। ठीक है, जिसकी तनख्वाह 15,000 है, उसके 3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी, 5 लोग हैं, कैसे वैक्सीन मुमकिन लगाएं? मुमकिन नहीं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, अब आपकी फाउंडेशन के हवाले से थोड़ी सी बात कर ली जाए। फर्स्ट वेव में क्या एक्सपीरियंसेस रहे? बहुत सारे लोग निकले, लेकिन ये एक ऐसी वबा थी जिसके बारे में ना कभी किसी ने सुना था, ना कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया था, और ये पूरी दुनिया पे एक साथ जो है वो मुसीबत जो है वो आई। अब ये बताइए कि पहली जो वेव थी उसमें आपने वॉलंटियर काम किया, वॉलंटियरली गए, लोगों को फूड भी प्रोवाइड किया, डिलीवर किया, ये कैसे मुमकिन हुआ? और फिर जैसे भी बात हो रही थी कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग, फिर ये सिक्योरिटी के लोग, ये बेचारे सड़कों पे खड़े होकर लोगों को बता रहे थे कि आपने मास्क लगाना है। वो खुद बेचारे बड़ी सीरियस लाइफ थ्रेट उनको थी, लेकिन उसके बावजूद वो काम कर रहे थे। वहाँ तक एक्सेस कैसे हुआ, वो ज़रा सारा मामला समझाइए। मैंने जो फर्स्ट वेव में काम किया था तो मुझे लोग कहते थे, मैं मतलब ब्रिगेडियर रैंक में रिटायर हुआ हूँ, अकेला घूमता हूँ शहर में, तो मुझे लोग, जब मैंने काम शुरू किया था तो लोगों ने मुझे कहा कि सर अपने साथ गार्ड रखा करें। मैंने कहा गार्ड मैं क्यों रखूँगा? तो उन्होंने कहा जी आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपकी दुश्मन बन जाएगी जो आप कर रहे हैं। इसलिए कि मैंने टीवी पे आके और सोशल मीडिया पे उन
मेडिसिन की कीमत बता दी थी जी, जो ब्लैक हो रही थी। ब्लैक हो रही। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो 16,000 रुपये का वायल बिक रहा था जी, और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है वो 1500-1600 रुपये है। ऐसा ही है। मतलब आप देखें कि कितना प्रॉफिट उस पर कमाया जा रहा था। इसी तरह इंजेक्शन डेक्सामेथाजोन जी, गायब हो गया था, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट जी, जी, गायब हो जी, गई जी, थी। तो मैंने उसकी कीमतें, एक्चुअल कीमतें बतानी शुरू की थी। जी, अगर मैं सच बोलता हूँ, अगर कोई लोग समझते हैं कि मैंने बहुत करोड़ों रुपया खर्च किया था, तो ऐसा नहीं था। जी, मुझे उसकी कीमत पता थी और मैंने जो मैन्युफैक्चरर से उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं ये सेल नहीं करूँगा, मैं लोगों को फ्री दूंगा। बिल्कुल तो ठीक। मुझे उन्होंने प्रोवाइड की ओरिजिनल जी, प्राइस पे। अच्छा, तो जो माशाल्लाह। एक पेशेंट की मेडिसिन 2-4 हज़ार रुपये की वो ट्रीटमेंट बनती थी, जी, वो हम 500-700 हज़ार रुपये में अरेंज कर लेते थे बिल्कुल ठीक है। और उनको प्रोवाइड कर देते थे। सिर्फ मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करनी थी। आप सोचिए कि शहर लॉकडाउन हो गया बिल्कुल ठीक। और जो डेली वेजेस वाले लोग थे वो भी घरों में बैठ गए, उनको ऐसे ही। खाने को नहीं मिल रहा था। तो हमें एक तो ये था कि जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनको हम आइसोलेट करें और उनकी ट्रीटमेंट करें। बिल्कुल उनको ठीक है। जो भी बेसिकली तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है ऐसे ना ही, उसकी, बिल्कुल कि ठीक है। बुखार है तो उसकी दवाई दे दें, उल्टी आ रही तो उसकी दवाई दे दें, तो हम प्रोवाइड करते थे। ठीक। उसके बाद हमने ये देखा कि उनको खाना कैसे, कहाँ खाना, डेली कमाते तो बिल्कुल खाना कहाँ ठीक है, से आया था। बिल्कुल। तो मैंने एक स्कीम शुरू की थी उस वक्त कि कोई भी अपने डॉक्टर हो, आप जैसे बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, जी, कि अगर वो किसी एक मजदूर को राशन ले देता है 1200-1400 रुपये का, तो मैं उसको मेडिसिन भी दूंगा, उसको माशाल्लाह, मास्क भी दूंगा, उसको ग्लव्स भी दूंगा, उसको वाह! सैनिटाइजर भी दूंगा। तो लोगों ने कहा कि ये क्या स्कीम है। तो मैंने कहा कि जी मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता, एनजीओज हर जगह नहीं पहुंच बिल्कुल सकती। ठीक है। तो अगर आप किसी मोहल्ले में हैं और आप देखते हैं कि वो गरीब आदमी है, उसके पास खाने को नहीं, आप उसको खाना दे दें, बिल्कुल ठीक। हमसे आके ये मेडिसिन जो चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है वो ले ले लें। जाएँ। उसके बाद हम लॉकडाउन हुआ तो हम सड़कों पे घूमते थे और मैं डॉक्टर्स को किट्स पहुंचाता था और जो भी प्रोटेक्टिव उनको चीज़ें चाहिए थी वो पहुंचाता था। तो मुझे एक दिन एक पुलिस वाले ने रोका कि आप यहाँ से घूमते हैं, गाड़ी भरी हुई है, क्या है ये। तो मैंने कहा जी ये डॉक्टर्स की किट्स हैं, तो वो सेफ्टी के लिए जी, पहनते हैं। जी, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपकी ब्रिगेडियर बशीर फाउंडेशन है ये उनको पहुंचाती है। मैंने कहा जी, मैं वो नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ। जी, जी, तो उसने कहा कि अपने ब्रिगेडियर साहब से कहना कि हम सड़कों पे खड़े हैं धूप में, आप इतना कुछ करते हो, हमें तो पानी भी नहीं मिलता पानी पीने नहीं को, मिलता, सही। स्टोर बंद हैं सारे, वो सारे करते। तो मेरे दिल में आए कि बात तो इसकी सच है कि पुलिस खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस है, दूसरी पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, इवन रेंजर थे, रेंजर्स भी खड़े, सैनिटरी थे। बिल्कुल, तो मैंने फिर तहिया किया कि आप चले इनके लिए भी काम करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो मैंने बल्क में वाटर बॉटल्स ख़रीदी, जी, बिस्किट ख़रीदे और फिर सुबह हम निकलते थे और माशाल्लाह। मुख्तलिफ सड़कों पे घूमते थे और बांटते जाते थे। मैं मास्क पहनता था और कवर पहनता था, कोई मुझे पहचानता नहीं था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मज़े की बात कि एक दिन मुझे एक पुलिस अफसर ने रोका, उसने कहा कि सर आप रोज़ यहाँ से गुजरते हैं, तो आप हैं कौन। तो मैंने कहा मैं ब्रिगेडियर बशीर हूँ। तो उसने कहा कि हमने पहला ब्रिगेडियर देखा है जो सड़कों पे पानी बांटता है, पानी बाँट रहा है। तो हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हम सोसाइटी में जो लोग कुछ ना कुछ काम करते बिल्कुल रहें ठीक। और अब अगर लॉकडाउन होता है और गर्मियों का सीज़न आ रहा है और आपको सड़कों पे फिर वही सिर्फ पुलिस, सैनिटरी वर्कर्स और रेंजर्स नज़र आएगी, बिल्कुल तो ठीक। हमें चाहिए कि उसके लिए कुछ उसका प्लान ख्याल करें, क्योंकि स्टोर बंद हो जाए, मार्केटें बंद हो जाए बहुत तो मुश्किल होता पीने है। को पानी भी नहीं मिलता। नेशन तो रिजिलियंट है, ये जी तो जी आपने जी, एक्सपीरियंस किया है, ठीक है जी। हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है और इसके हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ख़ासतौर पे अब एहतियात के हवाले से बात हो रही है, एहतियात रखने की ज़रूरत है और पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और ब्रिगेडियर बशीर साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे हमारी बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई कोविड के हवाले से। मज़ीद और कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। फुरकान मुग़ल साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे भी कुछ बात करेंगे। आप माशाल्लाह ख़ास तौर पर जो रोड सेफ्टी है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। याद रहे कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो अवेयरनेस के हवाले से। अभी कुछ देर पहले अभी मैं फुरकान से भी शेयर करता चलूँ, मैंने देखा रोड क्रॉस करते वक्त मोटरसाइकिल वाला वो गुजर रहा था, उसके पास से हेलमेट उसकी जो टैंक होती है वो उस पे से गिर के नीचे गिर गया और बीच रोड पर उसने ब्रेक लगाई तो पूरा ट्रैफिक पीछे जो उसका वो हुआ। तो मैं सोचने लगा कि ये अवेयरनेस कब आएगी कि हेलमेट जो है वो सर पे पहनना ये गाड़ी की टंकी के ऊपर रखने के लिए नहीं है। ये मैं ज़्यादा चीज़ एक्सपीरियंस करता हूँ। तो भाई आप ज़रा बताइए, आप अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है इस सवाल? यूँ कि यासिर भाई, मैं मेरी पैदाइश है कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की। जी जी। तो इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो काफ़ी ट्रैफिक जैम रहता है वहाँ पे। मैं बचपन से देखता हुआ आता हूँ कि यार ट्रैफिक का बड़ा मसला है, फ्लो है। एक सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक की ये है कि चुरंगियों का साइज़ बहुत बड़ा है। अब आपको टर्निंग ले रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली गाड़ी आपको स्लो करनी पड़ती है। उसके बाद सेकंड में दूसरा ये है कि बसेस का जो चौरंगियों पे रुकना वो सबसे बड़ा एक मसला है। वो तो मजबूरी है, बारह इतनी जगह नहीं है, तो उस वजह से ट्रैफिक जैम होता है। अब अक्सर और बेशतर लोग ये कह रहे होते हैं यार ट्रैफिक पुलिस काम नहीं करती, ट्रैफिक पुलिस काम नहीं करती। अब यार बस कहने का मकसद ये है कि एक सिपाही है बेचारा, ठीक है, वो बस को उठा के तो साइड पे नहीं फेंक देगा, वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, धक्के लगवा रहा है, आगे करवा रहा है, पीछे करवा रहा है, तो उसमें टाइम तो लगता ही है। अब इसमें ये था कि पब्लिक में और ट्रैफिक पुलिस में तनाव चलता ही रहता है कि यार इसने चालान कर दिया, इसने ज़बरदस्ती रोक लिया, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। अक्सर वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती हैं, तो कोई अप्रिशिएट करने की तरफ नहीं जाता। मेरे ख्याल में सज़ा से ज़्यादा ना अगर आप थोड़ा सा उसको डेमो दे दो और उसको थोड़ा सा प्रमोट कर दो, अप्रिशिएट कर दो, तो वो खुश असलूबी से काम करता है। तो मैं अक्सर देखता था अगर ट्रैफिक जाम हो जाता है ना, तो वो 5 मिनट या 2 मिनट जस्ट हम सिग्नल पे खड़े होते हैं, हमारे पसीने निकलने लग जाते हैं, बहने लग जाते हैं। हम बोलते हैं यार कहाँ अजाब पे पड़ गए, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। अब मैं नोट करता था यार सर्दी गर्मी खिजा बहार चारों आपके जो भी मौसम है उनमें, तो बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, वो बेचारे रोड पे खड़े होते हैं। वो इसलिए कि हम खैर आफियत से हमारा रूट क्लियर हो, हम घर पे पहुंच जाएं। तो देन ये कि एक दिन मैं गुजर रहा था कोरंगी बिलाल चुरंगी के करीब से, तो मैंने देखा कि बारिश का जो लास्ट स्पेल था उसमें ठीक ठाक तरीके से वो नाले बह रहे थे और डीएमसीज का कुछ पता नहीं था, किसी का कुछ पता नहीं था। तो एक ट्रैफिक पुलिस वाला बेचारा एक बड़ी सी लकड़ी लेके उसको नाले को खोलने में लगा हुआ था। मैंने उसको देखा तो वो बेचारा खोलने में लगा हुआ था, तो वो किसी तरीके से पानी बहे तो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना, वो क्लियर जा सके। उसके बाद एक मरतबा मैंने एक देखा एसओ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है तारिक, तो मैंने उनको देखा कि वो रोड पे खड़े होके ना खुद मट्टी और डांबल डाल रहे हैं एक गड्ढे में, तो कह रहे हैं कि किसी तरीके से रूट क्लियर हो जाए यार, ये रूट जाम होता है। अब ये ट्रैफिक पुलिस का काम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से चाह रहे हैं कि किसी तरीके से रूट क्लियर हो। तो फिर इस सिलसिले में मैंने कहा कि यार इनकी वर्किंग अच्छी है, अप्रिशिएट भी किसी चीज़ को करना चाहिए अगर कोई अच्छा काम करता है। तो मैंने सोचा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, थोड़ी अवेयरनेस भी कर लेते हैं, पब्लिक को भी बुलवा लेते हैं, इनको भी अप्रिशिएट सर्टिफिकेट दे देंगे और कैश प्राइजेस दे देंगे। तो मैं बड़ा रिस्पेक्टफुल तरीके से कहूँगा एसएसपी लतीफ़ अहमद सिद्दीकी साहब का, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। कल 23 मार्च का दिन था, कौमी दिन था, हमने उस डे को सिलेक्ट किया। उसमें हमने 8 एसओ साहिबान थे, उनको अप्रिशिएट के सर्टिफिकेट दिए, कैश रिवार्ड्स दिए और 40 के करीब जो नॉर्मल अहलकार थे, सैनिटरी वर्कर थे, बेस ऑपरेटर थे, जो जो रोडों में काम करते हैं, उनको भी कैश प्राइजेस और रिवॉर्ड दिए माशाल्लाह। तो हमने उनको कहा कि यार ये देखिए, और पब्लिक को भी हमने बड़ी तादाद में पब्लिक ने भी शिरकत की, तो हमने ये उनके आगे एहलकारों को ये कहा कि यार अगर आगे से पब्लिक थोड़ा हाइपर हो भी जाती, आप थोड़ा अपना लेवल हाई कम रखें तो मिलजुल के चलें किसी भी तरीके से। तो अक्सर मेन मकसद ये था कि दोनों के दरमियान जो दूरियां हैं ना वो कम किया जाए। तो दोनों को अच्छे तरीके से बैठ के बातचीत भी हुई, सब कुछ हुआ। तो अब ये बात थी कि उन्होंने कहा कि यार हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रैफिक पुलिस ने कहा। तो मैंने उनके कहा कि यार आपको जो अभी हाल में जो मामला चल रहा है कोविड का, तो मैंने उनमें कहा यार आपको तो इस वक्त सैनिटाइजर और मास्क की ज़रूरत है, मेन चीज़ तो वो चीज़ की ज़रूरत है। फिर वो हमने उनको प्रोवाइड की ब्रिगेडियर बशीर फाउंडेशन की तरफ से, सैनिटाइजर और मास्क प्रोवाइड किए। उसके बाद हमने पब्लिक के भी कुछ क्वेश्चन आंसर लिए। फिर उन्होंने पब्लिक ने कहा कि यार हमें लाइसेंस बनवाना होता है, ये दिक्कत होती है, ये उन्होंने क्वेश्चन आंसर किए। एसएसपी साहब ने फौरी तौर पे कुछ अहकामात भी दिए कि यार इस तरीके से होता है, फौरी तौर पे लाइसेंस जारी कर दिया जाए।
और उसके अलावा पब्लिक ने कुछ अपनी चालान की शिकायतें की कि यार हमारी जमा हुई भी होती हैं, वो नहीं मिलती, ये नहीं मिलती। एसपी साहब ने उसके भी अहकामात दिए। तो बड़ा अच्छे तरीके से हमने कल ये इवेंट किया। तो मेन मकसद ये था कि ट्रैफिक पुलिस को अप्रिशिएट किया जाए उनकी वर्किंग के ऊपर। ये चीज़ बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और ये होना भी चाहिए, ज़रूरत है वक्त की। क्रिटिसिज्म होता है, यकीनन होना चाहिए, लेकिन अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ख़ास तौर पे जो कोरोना का जो पहला वेव था, बिल्कुल उस वक्त भी मैंने ये चीज़ विटनेस की, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि जाकर आपने सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखनी होती हैं। सीइंग इज़ बिलीविंग वाली बात है कि जब आप देखेंगे तो फिर उस पर आपको एतबार होगा। तो यही वर्कर्स थे जो काम कर रहे थे और पानी में डूबे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद यही चीज़ थी किसी भी तरीके। बिल्कुल ठीक है, उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं अक्सर देखता हूँ रात में भी खड़े होकर जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो ट्रैफिक क्लियर करवा रहे हैं। यासिर भाई मैं कहूँगा अगर एक दिन ट्रैफिक पुलिस रोड पे ना मौजूद हो ना आप घर पहुँच पाएंगे ना मैं पहुँच पाएंगे। डिजास्टर होता है वो। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ रोड्स की लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स नहीं है। ऐसा ही है। और सारा मलबा डाल दिया जाता है ट्रैफिक पुलिस के ऊपर कि वो रूट क्लियर नहीं कराती, रूट क्लियर नहीं कराती। अगर आप देखा जाए, अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया है, कराची का सबसे बड़ा, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, अगर आप उसमें देखा जाए तो चुरंगियों के साइज इतने बड़े कर दिए गए हैं कि टर्निंग लेते हुए फ्लो इतना जाम हो जाता है। फिर बसेस का अलग मसला है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि हम हर मामले में पुलिस को बुरा कहते हैं। एक मरतबा मेरी गाड़ी खराब हो गई, कौन आया मेरी हेल्प आउट करने के लिए? ट्रैफिक पुलिस आई। मेरी एक फैमिली एक मरतबा जा रही थी, रिलेटिव है, फीमेल थी, ड्राइव कर रही थी, उनकी गाड़ी पंचर हो गई। रमज़ान 27 रमज़ान थी लास्ट गुजरा है, उसमें वो बेचारा रोज़े का टाइम था, लेकिन आया, उसने रोज़ा भी अपना रोड पे खोला, लेकिन टायर पंचर था जो वो स्पेयर लगा कर दिया। अब हर मामले में रोड पे हमारे पे फेवर में ट्रैफिक पुलिस होती है, हम उनके ऊपर ही बातें करते हैं कि यार इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने में। अब वो हमसे चालान मांगते हैं, लाइसेंस मांगते हैं, हम उनको बोलते हैं आप हमें जानते नहीं हम कौन है। ऐसा ही है, कानून की खिलाफ वर्जी हम खुद करते हैं। अगर हम खुद कानून के ऊपर चलें, डिसिप्लिन के साथ चलें, जो हमारे लिए कानून बनाए गए हैं, तो ये मुश्किलात आए ही ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही कहा कि ज़रूरी है इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और ये जो रवैया जिसका भी आपने तज़किरा किया, उमूमन होता ही है ये सड़कों के ऊपर कि लोग अपने तारुफ जो है वो करवा रहे होते हैं। बड़ी बदकिस्मती है सोसाइटी के अंदर कि ये अब कल्चर जो है इसको ख़त्म होना चाहिए। इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अवेयरनेस के ऊपर काम करना है। वेल ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइए कि जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोसेस था, बड़े उसके ऊपर सवालात हुए। अच्छा, मैं उस वक्त भी ये चीज़ तमाम खुद देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, लोगों से बात हो रही थी बड़ी फ्रीक्वेंटली, ये कैसे मुमकिन हुआ राशन की डिस्ट्रीब्यूशन? क्योंकि यहाँ तो एक सियासी मसला बन गया था। एक गवर्नमेंट थी सूबाई, उसने कहा कि जी 800 अरब रुपए का राशन तकसीम हो गया। यहाँ शिकायतों के ढेर लग गए कि अगर वो हुआ है तो फिर गया कहाँ। लेकिन ये जो NGOs वाले थे, ये तो दिन रात अपना काम कर रहे थे, बल्कि कुछ जगहों पर मैंने देखा कि रात को 2-2 बजे उन्होंने अपनी जो है वो फील्ड ऑपरेशन की है। अच्छा, ये कैसे मुमकिन है? यासिर साहब, अगर मैं अपनी फाउंडेशन का आपको बताऊं तो हम सिर्फ राशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे। हमारा तरीकाकार बिल्कुल ही डिफरेंट था। हम ये देखते थे कि राशन किसको चाहिए। राशन तो सबको चाहिए था, लेकिन हमारा टारगेटेड था। हमारा ये था कि जो कोरोना का पेशेंट है, हम उसको रिक्वेस्ट करते थे कि देखें आप पॉजिटिव हैं, आप इन्फेक्टेड हैं, आपकी फैमिली इन्फेक्टेड है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में बंद हो जाएं। तो अब यह है कि वो इस पे तो राज़ी हो जाते थे कि हम आपको मेडिसिन पहुंचा देंगे और आप अपने घर में बंद हो जाएं और किसी और को इन्फेक्शन ना लगे। लेकिन उनका क्वेश्चन था कि हम खाएंगे कहाँ से। तो ये बहुत ऐसी बात थी जो जिसका जवाब हमें देना था। तो हमने ये शुरू किया कि जो भी हमने अनाउंस किया कि जो भी कोविड का पेशेंट है वो अपने घर में बंद हो जाए और बैठ जाए और हमसे कांटेक्ट करे। ठीक है, हम उसके घर पहुंचेंगे, हम उसको जो भी मेडिसिन की ज़रूरत है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, वो हम उसको मेडिसिन देंगे और हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे 15 दिन के बाद आप घर से निकलेंगे। तो 15 दिन का हम राशन हम देखते थे कि घर के कितने अफराद हैं और इनको कितनी ज़रूरत पड़ेगी, कैलकुलेट करते थे और वो फिर हम राशन का पैकेट बनाते थे। और उसके अलावा उनकी जो ज़रूरियात की ज़िंदगी है, जो छोटी मोटी चीज़ें लेनी, उसके लिए कुछ कैश अमाउंट जो बहुत हम कम इस पर तवज्जो देते थे, कुछ कैश अमाउंट और 15 दिन का राशन और मेडिसिन हम उसके घर पहुंचाते थे। बहुत बड़ी बात। अब ये था कि हर घर में तो हम पहुंच नहीं सकते थे। ये सिस्टम हमने कराची में लॉन्च किया। हम उसे कहते थे कि आप हमें ये प्रूव कर दें कि आप इन्फेक्टेड हैं। ठीक है, वो पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती थी या जो भी उसका था, तो हम उसका नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर ये हमें वो व्हाट्सएप करते थे और उस पे हम फिर बाइकिया के थ्रू
अच्छा, हमने लोगों की इज्जत नफ्स रखने के बहुत लिए बड़ी बात है। ये भी शुरू किया कि राशन कौन दे रहा है, मेडिसिन कौन दे रहा है, उसको पता ही ना हो। पता तो ना हम चले, बिल्कुल बाइकिया सही। हायर किए हुए थे और बाइकिया का हम वो एड्रेस देते थे, राशन देते थे, मेडिसिन देते थे और हम उसके घर भेज डिलीवर देते थे। करवा देते थे। फिर हमसे ये हुआ कि कुछ बाइकिया, आपको पता है हम गड़बड़ भी कर जाते हैं एज ए नेशन, तो पता चला कि पहुंचा नहीं है। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट करनी शुरू की पेशेंट से कि बाइकिया का जो 150 रुपए हैं ये आप पे करेंगे, ताकि जब आपके घर पहुंचे आप पे करें तो आपका हमें फ़ोन आए कि जी हमें ये चीज़ें मिल गई हैं। मिल गई है। हमारा ये इतना कामयाब सिस्टम था कि लोग वॉलंटियरली बंद हो जाते थे कि जी हम नहीं जाएंगे। उनको पता था मेडिसिन मिल जाएगी, राशन मिल जाएगा, खुदा न खास्ता किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो फिर भी हमें चीज़ें घर पे मिल जाएंगी। बिल्कुल ठीक। अब यह है कि कराची से बाहर हम क्या करें, कैसे करें, ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं इस तरफ आ रहा था, आपने चलें इसके बारे में खुद ही वो तस्करा तो कर दिया। जी कराची फरमाइए। से बाहर का ये था कि हम राशन तो नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि राशन तो जाहिर है कि उसकी कैरेज इतनी पड़ती है Exactly. कि कम से कम 20 केजी 25 केजी का पैकेट बनता है, तो उसकी कैरेज बनती थी ज़्यादा। हमने लोगों से कहा कि आप अगर बीमार हैं तो आप अपनी टेस्ट रिपोर्ट करवाएं, ठीक है। हमें अपने NIC के साथ वो टेस्ट रिपोर्ट व्हाट्सएप करें, क्योंकि हम चाहते थे कि मेडिसिन मिसयूज़ ना हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ ये भी रवाज है कि हम एहतियातन कुछ मेडिसिन लेके रख लेते हैं ऐसा ताकि ही कुछ है। हो गया तो खा ये भी लेंगे। एहतियात हुई थी बीच में, जी। जिसकी वजह से तो हम crisis कहते में थे आई। कि एहतियात रखने की ज़रूरत नहीं है, हम 24 घंटे में पहुंचा देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ से भी हमें नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर व्हाट्सएप होता है। मैं अपने स्टाफ को करता हूँ, वो आगे फॉरवर्ड करता हूँ, ये जो भी लोग हैं। हमारे साथ एक कोरियर सर्विस ने कंटेक्ट साइन किया जी। और हमारे ब्रिगेड बशीर फाउंडेशन के ऑफिस में उन्होंने अपना एक ऑफिस खोल के हमें लिंक दे दिया। ठीक। हम मेडिसिन वो पैकेज बनाते हैं, वो मेडिसिन बंद करते हैं, खुद सारा उसका एड्रेस टाइप करते हैं, पैकेट्स बना के रख देते हैं और एक टाइम है कि शाम को 5 बजे वो कोरियर सर्विस की गाड़ी आती है और वो पैकेट उठा लेते हैं। वो पैकेट 10 हों, 20 हों, 4 हों, वो डेली डिस्पैच होते हैं। जहाँ जहाँ फ़्लाइट जाती है पाकिस्तान में 24 आवर में हम पेशेंट के घर दवाई पहुँचा देते हैं। ज़बरदस्त। और अगर कहीं ट्रैवलिंग बाकी बाय रोड है तो 48 आवर्स। मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है कि 48 आवर में मेडिसन किसी पाकिस्तान के किसी भी कोने में हम पहुंचा देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक और बड़ा आम क्वेश्चन जो हमेशा मैं पूछता हूँ कि ये सब तमाम चीज़ें, एक मॉनेटरी सपोर्ट इसके लिए चाहिए होती है, फंड जनरेट करने के लिए बड़ा काम करना पड़ता है, सब कुछ होता है, लेकिन इस वक्त तो क्योंकि एक बड़ी, आप समझ लें कि क्रिटिकल सिचुएशन थी, ये जो मॉनेटरी इश्यूज थे, अफेयर्स थे, इसको कैसे हैंडल किया? जो फाइनेंशियल इश्यूज आए, यकीनन आए होंगे, बड़ी तादाद में राशन ख़रीदना, डिस्ट्रीब्यूट ख़रीदना, मेडिसिन को डिस्पैच करना, लोगों के घरों तक पहुँचाना, इन अफेयर्स को कैसे कंट्रोल किया, ये ज़रा समझाइए। ये मोटिवेशन मुझे अल्लाह की तरफ से मिली। आप देखिए कि जब लॉकडाउन हुआ पूरा शहर बंद हो गया और लोगों के कारोबार बंद हो गए। मेरा फार्मास्यूटिकल सप्लाईज़ का काम है, मैं हॉस्पिटल सप्लाईज़ में हूँ। बिल्कुल ठीक। और वाहिद हमारा कारोबार था हेल्थ प्रोवाइडर्स का, ऐसे ही कि हमारा कारोबार चल रहा था। मेरा कारोबार दूसरे लोगों से ज़्यादा चल रहा था, इसलिए कि मैं फ़ौजी हूँ, मुझे पुलिस और रेंजर नहीं रोकती थी। हम तारुफ कराते थे, हम फोर्सेस को सप्लाई कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। तो आम हालात से ज़्यादा सप्लाई आर्डर हमें मिल रहे थे। बिल्कुल ठीक है। और उसमें प्रॉफिट भी था, ज़ाहिर है हम गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे थे। तो एक दिन मेरे स्टाफ भी बहुत डरता था, मार्केट में जाता था और सारा करते, तो वो एक लड़का मेरे पास रोने लगा। उसने कहा कि मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। मैंने उस टाइम सोचा कि जो हम कारोबार कर रहे हैं, अगर मेरा होटल का कारोबार होता, मेरी कोई दुकान होती, मेरा कोई शॉपिंग प्लाजा होता तो बंद होता। बिल्कुल ठीक। क्योंकि मैं हेल्थ में काम कर रहा हूँ तो इसलिए मेरा कारोबार चल रहा है और उसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आज के बाद जो मुझे प्रॉफिट होता है वो मैं घर लेके नहीं जाऊँगा। क्या बात? जब कोविड का सीज़न ये सारा ख़त्म हो जाएगा तो उस पर जो प्रॉफिट होगा वो घर लेके जाऊँगा, और आज के बाद जो प्रॉफिट होगा वो खल्क़ खुदा के लिए खर्च करेंगे। बहुत अच्छी। तो आप यकीन कीजिए कि मैंने शुरू किया। मैंने आपको शुरू में कहा था कि करोड़ों रुपया खर्च नहीं होता, आपकी नीयत खर्च होती है। बहुत अच्छी बात है। मुझे जनरल हुमायूं ने, कोर कमांडर कराची है, एक्स कोर कमांडर कराची ने बुलाया था कि आप फौजी अफसर हो, हम आपको जानते हैं, आपके पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि सर जो दवाई 2000 रुपये की बाज़ार में बिक रही है वो 10 रुपये की है।
बिल्कुल ऐसे। तो अगर आप इस रेशो को निकालें तो हमारा पैसा बहुत ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा, जी। सिर्फ ये है कि हम काम कर रहे हैं। एफर्ट ज़्यादा अगर लगती है। एफर्ट ज़्यादा है, अगर आप अच्छी नीयत से काम करें तो आपको दवाई मिल जाती है। मुमकिन हो मैंने सकता बहुत कम पैसों से मेडिसिन खरीद के रखी थी लोगों के लिए, लेकिन जब लोगों को ये पता चला, ज़ाहिर है आपको जी, पता चल जी, जाता है कि आप बिल्कुल। क्या काम कर रहे हैं, तो मुझे मैन्युफैक्चरर ने कॉन्टैक्ट किया कि जो मेडिसिन चाहिए हमसे ले लें, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप काम करें, लोगों को यकीन दिला दें कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत लोग हैं जो आपको हेल्प करने होते हैं। रास्ते खुद ब खुद बनते चले हम जाते किसी से डोनेशन नहीं लेते। मुझे 8-10 साल हो बिल्कुल गए ठीक। काम करते हुए, डोनेशन नहीं लेता था, लेकिन उसके बाद लोगों ने आके मुझे कहा कि नेकियां अकेले नहीं कमाते, हमारा हिस्सा भी हमारा इसमें हमारे शामिल हमारा करना हम भी है। साथ बहुत अच्छी देंगे, और मुझे फिर लोगों ने सपोर्ट किया। ठीक है। अब लास्टली ब्रिगेडियर साहब, थर्ड क्योंकि वेव है, पहले से ज़्यादा थ्रेड है, लोग शायद अभी तक समझने के लिए तैयार नहीं है बहुत सारी जगहों पे। जैसा अभी तो एक बड़ा लंबा ये टॉपिक है, इसके ऊपर तो एक और निशिस्त रखेंगे जिसमें आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि चलें शहरी इलाकों में लोग शायद मामलात को समझते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल फ़ोन के ऊपर आवाज़ सुन लेते हैं, या और किसी ज़राए से उनको मैसेज पहुंच जाता है कि इस पर एहतियात कैसे रखनी है। जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं शायद वो अनअवेयर हैं, अभी तक उनको नहीं पता कि जो मैसेज दिया जा रहा है इसका मकसद क्या है, या कोविड या कोरोना वायरस एक्चुअली है क्या। अभी तो अवेयरनेस के ऊपर बड़ा काम करना है। इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन थर्ड वेव के हवाले से जो मैसेज है जो देखने वालों तक पहुँचना चाहिए, वक्त की ज़रूरत है, वो क्या हो सकता है, मैं चाहूँगा वो ज़रूर दीजिए। थर्ड वेव पहली दोनों वेव से ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक। ये वेरिएंट है, इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, और सबसे बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि इसका PCR टेस्ट इन्फेक्टेड पेशेंट का भी नेगेटिव आता है। तो इसलिए आपको पहला काम जो करना है कि आपको एहतियात ही करनी है। बिल्कुल ठीक है। इलाज देखें, वायरल इन्फेक्शन का इलाज तो कोई नहीं है, जी, इलाज जी। तो सिम्टम्स का है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप एहतियात करेंगे तो इस वेव से बचेंगे, बिल्कुल। और अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान ज़्यादा होने वाला है। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अगर ये मैसेज में इन्फेक्शन फैल गया, आप पंजाब का हाल देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि अभी सिंध में थोड़ा सा कम है, कंट्रोल है, पंजाब में तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, जी। और वो भी इसलिए कि मैं चूँकि कंटेक्ट में जी, हूँ, जी, बिल्कुल। तो ये जो गुजरात, खारियाँ, जेलम, ये जो इलाका है, जी। इसमें लोग बहुत बाहर हैं। ऐसे ही। तो जब जैसे ही फ़्लाइट्स खुली हैं तो वो लोग आए हैं, वापस वही आए। इन्फेक्शन लेके आए हैं, और एहतियात नहीं की गई तो मतलब उसका इन्फेक्शन फैल रहा है। जो कैरी होम मैसेज है ना, वो ये है कि जिन लोगों को देख के हम फॉलो करते हैं, जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, ऐसे ही उनको चाहिए कि वो रोल मॉडल का किरदार कर अदा दिखाएं। करें, बन के दिखाएं, वो एहतियात करें, बहुत अच्छी ताकि उनको बच्चे, बूढ़े लोग, अनपढ़ लोग वो देखें कि जब देखें वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर, हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोग जब ये एहतियात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो गड़बड़ है, हमें भी गड़बड़, ऐसा बिल्कुल ही सही। करना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। होटलों पे आप जाके देखें, आप शॉपिंग प्लाजा सर, में पैर देखें, रखने की आप जगह नहीं है। आप सच में तो जगह हैरान नहीं है। होता हूँ, ये फुरकान से हम पूछता हूँ हम चक्कर कहते क्या है ये? हैं हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि सर टीवी पे तो आप जाके देखें, जलसे हो रहे हैं, जी। वज़ीरों को देखें, आप बड़े लोगों को देखें, सब ऐसे घूम रहे हैं, आप हम पे सख्ती करना चाहते हैं। ऐसा ही। तो हमें चाहिए, आपको भी चाहिए, बिल्कुल, कि आप जहां आपको लोग फॉलो करते हैं, जी, आपको लोग जी। सुनते हैं, आपकी बात का असर होता है, तो आप जहां भी पब्लिक में जाते हैं आप मास्क पहने, डिस्टेंस रखें। तकरीबात में मैंने अभी अपने भतीजे की शादी की है, टोटल 30 लोगों को बुला के मैंने निकाह करके ओहो, दुल्हन ले आया सबको ही नाराज कर दिया आपने। हमने ये साबित किया कि देखिए ऐसा भी हो सकता है। जी, और मैं लोगों से कहता हूँ कि अल्लाह ताला का ये करम है कि हमारा कितना पर्दा रखा जा रहा है कि जो गरीब आदमी है उसको वो मौका मिल छोटी गया, सी एक तकरीब blessing भी आ करके गई भी है इसमें। ये भी तो मैसेज है ना। ठीक। तो आप ये करें, आप रोल मॉडल बने, लोग आपको फॉलो करेंगे, और ठीक हो। रोल मॉडल गवर्नमेंट को और अपोजिशन लीडरों को बनना पड़ेगा। ये आपने बिल्कुल ठीक है। मैसेज फुरकान क्या देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा जो अभी ब्रिगेडियर साहब ने बात कही, सेकंड करूँगा उनसी बात से, कि लोग कहते हैं कि भाई आप जलसे कर रहे हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं, तो उधर जाकर देखें, आप हमें कह रहे हैं कि एहतियात करने के प्रिकॉशंस के लिए। और कई लोगों का तो अभी तक मानना यही है कोरोना ही नहीं है है, ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, ये सिर्फ वो इंटरनेशनल चाल है, पैसों की है, फंडिंग की है, ये है वो है। मैं तो बिजनेस के हवाले से इस्लामाबाद, लाहौर, मुख्तलिफ जगहों जी, पे आना जी। जाना रहता है,
तो मैं यही नोट करता हूँ कि बिल्कुल भी लोगों के अंदर एहतियात नहीं है, नहीं। किसी भी किस्म की। अब आप किसी से सिर्फ एक्सक्यूज़ करो, सीने पे हाथ रख के सलाम कर लो, तो वो माइंड कर जाता है कि सही। यार तुम इतना मुझसे हो कि हाथ तक मिलाना गवारा नहीं कर रहे। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं देख रहा कि यार हम अपनी एहतियात के साथ साथ उसकी भी एहतियात कर रहे हैं। ऐसा ही, बिल्कुल ठीक तो है। अब उसके अलावा अगर आप देखा जाए तो इंटीरियर जो एरियाज़ हैं, आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं और इंटीरियर पंजाब में चले जाएं, अंदरून शहरों में, तो वहाँ पे एहतियात नाम की बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप उसमें सवारी के लिहाज से चले जाएं, कराची में तो माशाल्लाह ज़्यादातर लोगों के पास अपनी सवारी है, कुछ ऐसा है तबका जो बसेस में सफ़र करता है, वरना आजकल तो बाइक्स और हर एक चीज़ें। इंटीरियर में रिक्शे में, चिंची में मिलजुल के हर कोई इस तरीके से जा रहे होते हैं। स्कूलिंग की बसों का यही हाल है कि वो मिक्सअप सारे होके जा रहे होते हैं। तो सिर्फ लास्ट में मैसेज ये है कि ट्रैफिक कवानीन जो हैं कि उस पर आप इम्प्लीमेंट करें, उसमें हमारी अपनी सेफ्टी है और उसमें हमारे फ़ायदे ही हैं, कोई नुकसान नहीं है। कोई भी कानून बनाया गया है तो उसमें हमारा किसी में भी नुकसान नहीं, सब में हमारे फ़ायदे ही हैं। ठीक है। और कोरोना के हवाले से एक बात कहना चाहूँगा कि उसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं उस पर सब फॉलो अप करें, मास्क ज़रूर पहने, सैनिटाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर हाथ नहीं मिलाया तो जान तो बच जाएगी इसी बहाने। तो इन सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करें, उसमें हमारा फ़ायदा है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। बहुत अच्छी बात। मेरी एक ऑफर है प्लीज़ कि आप मास्क ज़रूर पहनें और जो मास्क नहीं खरीद रहा है वो मुझसे फ्री ले जाए। चलें, ये अच्छा हो गया कि आपने मास्क जो है वो फ्री दे दिया जिसके पास नहीं है। चलें, ये तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन पहुंचाएंगे, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमसे राब्ते में हैं, तो इंशाल्लाह ये कैंपेन जो है उसको रन करेंगे। फुरकान, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, आज यहाँ पर हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे। बड़ी खुशी हुई बात करके, बहुत सारी चीज़ों का जानने का मौका भी मिला, काम करने का तरीके के हवाले से भी पता चला, और एक चीज़ और देखने वालों को ये पता चली कि अगर किसी काम करने की अगर आप नीयत रखते हैं तो रास्ते पर खुद ब खुद बन के चले जाते हैं, ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं। वेरी गुड जी। चलिए जी, ये हमारी गुफ्तगू रही है। पहला सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा जी, और दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। बात होगी आपकी हेल्थ के हवाले से। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी हमारे स्केड्यूल गेस्ट कुछ देर बाद हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा, ब्रेक से वापस आएंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।